ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। नमस्कार। बचपन से हम सबको पढ़ाया गया है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। हम सब अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत करते हैं, अपने अपने जीवन में लक्ष्यों को हासिल करने के लिए परिश्रम करते हैं, देश और दुनिया में नाम कमाने के लिए परिश्रम करते हैं। ये देश पिछले 2 सालों से अथक परिश्रम कर रहा है और वो परिश्रम है कोरोना से जंग जीतने के लिए। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो सामूहिक प्रयास से कि कोरोना महामारी समाप्त हो जाए। हमने कोविड टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरकार ने जब जब कोविड के दिशा निर्देश दिए तब तब तमाम देशवासियों ने उसका पालन किया। अब एक ढंग से कोरोना के समापन की वेला बहुत नजदीक आती जा रही है। जिस ढंग से देश और दुनिया से रुझान पता चल रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि भारत और कई देश कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी के करीब पहुंचते जा रहे हैं। लेकिन अब भी अपने लक्ष्य के बेहद नजदीक आने के बाद भी हमें संयम, संकल्प और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है। जब तक ये महामारी बनी रहेगी, तब तक कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन बहुत जरूरी है। लेकिन वो भी दिन दूर नहीं है जब वापस फिर से जीवन पटरी पर लौट आएगा, जैसे कोरोना से पहले हुआ करता था। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं से बताना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2342-1764। डॉक्टर वार्ष्णेय, दुनिया के कई देशों ने मास्क को अब अनिवार्य नहीं रखा है। सेल्फ आइसोलेशन की जो अवधि है उसको भी समाप्त कर दिया गया है। कई हिस्सों में सुरक्षित दूरी के नियमों में भी लगभग ढील दे दी जा रही है। भारत में अब भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। यहां अब भी जो मामले हैं वो 15,000, 20,000 उससे ज्यादा आ रहे हैं। एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या ओमिक्रॉन कोरोना की अंतिम लहर थी, या अगर आने वाले समय में कोई लहर आती भी है तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होगा? क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो एक संतोष की बात है कि पूरे विश्व में और हमारे देश में भी लगातार केस कम होते चले जा रहे हैं। लेकिन वही जो आपने अभी शुरुआत में भी कहा कि ये आरएनए एक वायरस है और इसके कई वेरिएंट आ चुके हैं। पहले अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, ओमिक्रॉन, और ये वायरस हमेशा अपना रूप बदलते रहते हैं और आगे भी कोई वेरिएंट और आएगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है और काफी हद तक संभावना है कि आ भी सकता है। ये जरूर है कि जब भी कोई देखिए नया वेरिएंट आता है, ये नेचर की लड़ाई होती है। वायरस अपना सर्वाइवल चाहता है और वो अपने अपने रूप बदलता रहता है और कई बार जैसे ओमिक्रॉन में भी हमने देखा कि इसका इन्फेक्टिविटी रेट बहुत हाई था, हालांकि लीथल नहीं था, और इसने जो पुरानी इम्यूनिटी जो लोगों में डेवलप हुई, चाहे वो वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी है या जो नेचुरल इम्यूनिटी है, जिसको हम इम्यूनिटी एस्केप फिनोमेना भी बोलते हैं, कि जो आपकी इम्यूनिटी है उसको वायरस चकमा दे देता है, एस्केप कर देता है और इन्फेक्ट कर देता है आपको। ठीक है, वो चूंकि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नहीं रहा, लीथल नहीं रहा और उससे हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, और उसी की वजह से शायद सब लोगों ने इसको बहुत माइल्ड इन्फेक्शन या कॉमन नॉर्मल फ्लू जैसा ही लिया। तो ये चीज मैं अभी भी कहूंगा कि इसके और वेरिएंट आ सकते हैं। आगे वाले वेरिएंट कैसे आएंगे ये कहना मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि लगातार देखिए वैक्सीनेशन हर पूरे विश्व में हर कंट्री में वैक्सीनेशन बढ़ता चला जा रहा है और चूंकि इन्फेक्शन भी होते गए हैं तो नेचुरल इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाती है। तो इस तरीके की ये जो हाइब्रिड इम्यूनिटी होती है, हर्ड इम्यूनिटी, इससे नेचुरली जो आगे के वेरिएंट होते हैं वो थोड़े कमजोर पड़ते चले जाते हैं। लेकिन जब तक ये बीमारी देखिए पूरी तरीके से खत्म नहीं होती,
जी। ये जरूर है कि पेंडेमिक से ये एंडेमिक हो जाती है। एंडेमिक का मतलब है कि अब हमारे बीच में है और उतना नुकसान नहीं पहुंचा रही। जैसे बहुत से, जैसे आपको सर्दी की हम बात कर लें, जुकाम की बात कर लें, या पहले जो H1N1 इन्फ्लुएंजा आया था जिसको हम स्वाइन फ्लू के नाम से कॉमनली जानते हैं, वो वायरस अभी भी मौजूद है, लेकिन वो उतना नुकसान नहीं करते। तो ये वायरस के आते रहेंगे, लेकिन हमें अपनी सावधानी, मैं अभी भी कहूंगा कि लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और जहां तक पॉसिबल जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनका हम पालन करते रहें। और अगर टीकाकरण जिन लोगों ने नहीं कराया है वो अपना कराते रहें। अब बच्चों के भी देखिए टीकाकरण की बात हो रही है, अभी 15 से 18 के लेगा, अब आगे भारत सरकार 12 से 15 के बीच के बच्चों की भी बात चल रही है जी। तो ये टीकाकरण धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब चीजें ही हमारा बचाव कर पाएंगे। डॉक्टर वार्ष्णेय, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक शोध प्रकाशित हुआ है जिसके अनुसार जिन बुजुर्गों को कोविड हुआ था उनके ठीक होने के बाद ऐसी कई नई परेशानियां उनके सामने आ रही हैं जो पहले कभी थी ही नहीं, और इस शोध में 1,33,000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया। आप लंबे समय से कोरोना से जुड़े मामले देख रहे थे। भारत देश में भी जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं जिन्हें कोविड ने बहुत परेशान किया, उनको कुछ समस्या ऐसी हो गई है जिसके बारे में वो कहते थे कोविड से पहले नहीं थी, लेकिन अब तो इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। इससे बचने के लिए क्या किया जाए? देखिए, आपने बहुत ठीक कहा कि जिसको हम लॉन्ग कोविड बोलते हैं, कि कोविड से तो आप ठीक हो गए और ज्यादा अगर आईसीयू वगैरह में भर्ती नहीं भी हुए, लेकिन नॉर्मल ऑक्सीजनेशन वगैरह या उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी कई बार। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो भी थोड़े से हमारे एल्डरली लोग हैं या जिनको कोमोर्बिडिटी, उन लोगों में लंबे समय तक मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, याददाश्त में परेशानी, ऐसे बहुत से लक्षण देखे गए हैं। और कई बार ये वायरस जो है हमारे जैसे हार्ट की मसल्स को भी प्रभावित कर देता है, तो उसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। तो उन लोगों में बाद में जो है हार्ट के बीमारियों के भी लक्षण देखे गए, तो इसको हम लॉन्ग कोविड बोलते हैं। तो डेफिनेटली जो लोग हमारे बुजुर्ग हैं उनकी पहले भी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होती है, और खासतौर से अगर उनको कोमोर्बिडिटीज पहले डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, लिवर डिजीजेज हैं, या HIV वगैरह की बीमारियां हैं, या ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, या जो ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां किसी और बीमारियों के लिए दे रहे हैं, चाहे वो स्टेरॉइड हैं या हमारी और इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां हैं, तो उन लोगों में ये लक्षण ज्यादा लंबे समय तक देखे गए हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी देखे गए हैं। और अब चूंकि देखिए कोविड से तो वो जो कुछ कर सकते थे, अच्छा है कि वो बच गए या ज्यादा सीरियस नहीं हुए। आगे उनको अगर इम्यूनिटी अपनी बढ़ानी, तो एक तो जो बीमारियां उनकी हैं उनका पूरे उचित तरीके से इलाज करें। दूसरे ये होता है कि कई बार हम लोगों ने उनमें साइकोलॉजिकल भी बहुत से लक्षण देखे कि उनको जैसे मानसिक तनाव बना रहता है, नींद नहीं आती, या एक डर बैठ जाता है बीमारी का कि भाई कुछ हो जाएगा, तो उसके लिए साइकोथेरेपी की भी जरूरत पड़ती है। जहां तक घर की बात है तो देखिए, एक तो मैं तो ये कहूंगा कि एक तो अपना पौष्टिक भोजन जरूर करें जी, जिसमें कि प्रोटीन वाली चीजें होती हैं हमारे घर में, जैसे दूध, दही, दालें, सोयाबीन, ये है। जो मांसाहारी लोग हैं वो अच्छी तरीके से पकाया हुआ मांसाहार भी खा सकते हैं। हरी सब्जियां और फल का जरूर सेवन करें, उससे हमारे को विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। थोड़ी हल्की एक्सरसाइज जरूर करते हैं जो कि आपको थकावट ना दे, उसमें आप पैदल चलने का काम कर सकते हैं और भी जो एक्सरसाइज हल्की कर सकते हैं। योगा अगर करते हैं तो अच्छी बात है, और उसमें प्राणायाम और ये करने से तो उससे मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है और ये हमारा इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। और अगर कोई व्यसन है, जैसे कोई स्मोकिंग है या अल्कोहल है, उनका बिल्कुल सेवन ना करें। तो ये सब चीज अगर हम करेंगे तो हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और जो लॉन्ग कोविड के सिम्टम है उससे भी निजात पा सकेंगे और आगे अच्छा स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल। कार्यक्रम में हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं। हरियाणा के सोनीपत से गोविंद झा जी हैं। गोविंद, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते सर, मेरा कहना है, मेरा सवाल है सर जी। तो मैं 49 ईयर ओल्ड हूँ जी। मैं 45 से पहले वाले को जब इंजेक्शन दिया जा रहा था उस टाइम मैंने एक इंजेक्शन लिया था, उसमें आधार कार्ड से हमने बुक करवाया था जी।
तो वो आधार कार्ड नंबर में डिस्टरबेंस हो गया, क्या हो गया, मिसप्लेस हो गया सर। उसके बाद फिर हमने दूसरा इंजेक्शन जो है सो फर्स्ट डोज करके ले लिया, पैन कार्ड से बुक करवा के। तो दो डोज तो हमने ले लिया जी, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो है मेरा 1 डोज शो कर रहा है सर। तो क्या आप तीसरा इंजेक्शन लेने की जरूरत है क्या मुझे? जी डॉक्टर वार्ष्णेय, अपने आप में ये एक अलग सवाल है। देखिए, डेफिनेटली एक तो ये है कि इसमें दो चीजें में है। एक तो ये होता है कि जनरल अगर हम ये मान के चलें कि आपने नियम के हिसाब से जैसे सब लोगों ने लिए, तो जो बूस्टर डोज जिसको हम बोलते हैं, या माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका प्रिकॉशनरी डोज का नाम दिया था, तो ये जो अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसमें तो ये है कि जिन लोगों ने 2 टीके पहले लगवा लिए उनको 9 महीने अगर हो गए तो 9 महीने के बाद प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज दी जा रही है। अभी 60 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों को दी जाए, ठीक है ना। तो ये हुआ साधारण नॉर्मल। तो अभी आपका नंबर तो उसमें आया नहीं तीसरी डोज में, जब आएगा तब आएगा। दूसरे, जब भी अगर वो नंबर आता है तो फिर जो ये आपके साथ विशेष परिस्थिति है वो अपने डॉक्टर को या जो भी हेल्थ के है उनको बता दें कि भाई इस तरीके से हो गया और गलती हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। क्योंकि आपने अभी उम्र अपनी 45-48 साल बताई है, तो अभी बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज के लिए आप एलिजिबल नहीं। कार्यक्रम में अगले कॉलर जुड़ गए हैं गाजियाबाद लोनी से मोहम्मद यामीन। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब को नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिन लोगों को कोरोना हो गया है उनको पहले डायबिटीज नहीं थी लेकिन उनको डायबिटीज आ रही है, इसका क्या कारण है? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है। उसके देखिए 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि कोरोना काल में आपका जो, चूंकि ये वायरस इन्फेक्शन है तो कई बार ये हमारी जो पेनक्रियाज की सेल्स हैं उस पर भी अफेक्ट कर सकता है और जो हमारा इंसुलिन रिलीज मैकेनिज्म है उसमें भी इंटरफेयर कर सकता है। दूसरा कारण यह है कि लोगों की फिजिकल एक्टिविटी काफी कम होगी। तो कई बार जो बहुत से लोग प्री डायबिटीज होते हैं, प्री डायबिटीज का मतलब है कि वो डायबिटिक नहीं है लेकिन उनका शुगर लेवल नॉर्मल भी नहीं, उसको हम प्री डायबिटिक बोलते हैं। तो ऐसे प्री डायबिटिक में अगर कोई भी स्ट्रेस आता है, जैसे तो कोई भी फीवर है, कोई स्ट्रेस है, तो उसमें वो डायबिटिक के लक्षण आ जाते हैं और उसमें खाने पीने में भी अगर कोताही हो जाती है तो वो भी एक कारण हो जाता है। और तो ये कई मतलब इस तरीके के कारण होते हैं कि जो प्री डायबिटीज वाले पेशेंट हैं, कई बार जो कोरोना में बहुत से लोगों ने स्टेरॉइड की दवाइयां भी, और वो स्टेरॉइड की दवाइयां कई बार डॉक्टरों ने दी, कई बार मरीजों ने स्वयं में भी ले और कि शायद इससे हमें कुछ फायदा हो जाएगा, तो वो भी एक कारण है। तो ये 3-4 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से बहुत से लोगों में डायबिटीज, जैसा आप कह रहे हैं, उत्पन्न हुई। तो अगर ऐसी बात है तो अपने जो भी कुशल चिकित्सक हैं, जो आपके फिजिशियन है या सरकारी अस्पताल में जाके अपनी बात रखें। उसमें देखा जा सकता है कि आपको प्री डायबिटीज के लक्षण पहले थे या अभी न्यू डायबिटीज डेवलप हुई है और उसके हिसाब से फिर आपका उपचार किया जाता है। बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीकांत जी। श्रीकांत, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब एक ये पूछ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले सुना कि भारत ने एक ऐसी वैक्सीन निकाली है जो कोरोना के सारे वेरिएंट पे काम आएगी। तो जब हम उनके सारे वेरिएंट को समझ सकते हैं, आने वालों को भी समझ सकते हैं, तो क्या इसी तकनीक पे हम वेरिएंट को रोक सकते हैं? नमस्कार, जय हिंद। नहीं, देखिए ऐसे देखिए, अभी कोई भी वैक्सीन, जनरली जो वैक्सीनेशन होता है जब हम देते हैं तो जो होल वायरस वैक्सीन होती है, जैसे हमारी कोवैक्सीन वैक्सीन है, इसमें पूरे वायरस को हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब होल वायरस वैक्सीन होती है तो ये उम्मीद की जाती है कि चूंकि वायरस के सारे जो कंपोनेंट हैं वो वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल किए गए हैं, तो आगे आने वाले जो भी वेरिएंट है वो शायद उस पर ये काफी प्रभावी होगी। और जो सिंगल वेरिएंट, सिंगल कंपोनेंट वैक्सीन होती है, जैसे जिसमें किसी में mRNA यूज करते हैं, किसी में हम प्रोटीन सब यूनिट यूज करते हैं, तो वो शायद उतनी प्रभावी ना होगी। लेकिन ये कहना कि ये सभी पे होंगी प्रभावी, ये प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि कौन से वेरिएंट आएंगे, ये तो समय ही बताएगा। और ये देखिए नेचर की लड़ाई है, अगर साइंस अपनी जगह चलती है परंतु वेरिएंट नेचर कैसे प्रोड्यूस करता है, वायरस कैसे बढ़ता है, इसको रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। ये तो समय ही बताएगा कि कौन कौन से वेरिएंट आएंगे और उस पर जो भी अभी वैक्सीन दी जा रही है वो कितनी प्रभावी हो।
राजधानी दिल्ली से धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मवीर जी, अपना सवाल पूछिए। आनंद जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधीनगर से बोल रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप लोग की कड़ी मेहनत के बाद इसके ऊपर ये वैक्सीन पे कुछ और काम कार्य अभी कार्य चल रहा है, जैसे अभी नए नए ये वेरिएंट बनते जा रहे हैं डॉक्टर साहब, तो हम लोग भी आगे से और मजबूत होते जा रहे हैं। वैक्सीन भी और हमारी मजबूत होनी चाहिए ना डॉक्टर साहब आगे के लिए। इसके लिए आपके ये इसमें क्या शोध कार्य और किया जा रहा है? और एक छोटी सी बात और पूछनी डॉक्टर साहब, बच्चों का स्कूल खुला हुआ है, बच्चों को अपने जो ड्रेस देते हैं, ड्रेस में हमें कोई वायरस साथ आने के चांसेस हैं कि नहीं है? क्योंकि बच्चों के पास ज्यादा ड्रेस तो होती नहीं है, बच्चों को वही धोना वही सुखाना, तो सभी बच्चे ऐसे इसमें थोड़ी सी इनको दिक्कत भी रहती है कि, और ये हो सकता है डॉक्टर साहब की सरकार की तरफ से कुछ समय के लिए ड्रेस पे पाबंदी ना हो, घर के कपड़े भी पहन के जा सके, ऐसा भी कुछ होना चाहिए डॉक्टर साहब। देखिए, आपके सवाल बहुत अच्छे हैं कि एक तो ये होता है कि नई देखिए पूरे वर्ल्ड में हमेशा जो है शोध कार्य चलता रहता है। साइंटिस्ट सब जगह अपने शोध कार्य चलते हैं संसार के हर हिस्सों में। हमारे देश में भी इस पे काफी शोध कार्य हुआ है। और जैसे पहले 2 वैक्सीन आई थी, अभी जाइडस कैडिला की एक कंपनी की जाइकोव डी वैक्सीन है जो कि अप्रूवल हो चुकी है, कुछ समय के बाद मार्केट में आ जाएगी। एक बायोलॉजिकल एडवांस की वैक्सीन है कोर्बेवैक्स, वो भी अप्रूवल हो गई है, वो 12 से ऊपर वाले बच्चों के लिए भी अप्रूवल हो गई है, तो वो भी मार्केट में आ जाएगी। कुछ नेजल वैक्सीन पे भी काम हो रहा है। ये नेजल वैक्सीन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें क्या होता है, हम स्प्रे करते हैं और ये कोशिश की जाती है कि चूंकि वायरस का जो एंट्री रूट है वो नाक से ही होता है, तो नेजल वैक्सीन का ये फायदा होगा कि ये नाक में ही उस वायरस को रोक लेगा और आगे नहीं बढ़ने देगा। तो उस पर भी कार्य चल रहा है। तो इस तरीके से लगातार शोध कार्य चलता रहता है और नई नई वैक्सीन भी आ सकती है और वो कई बार बहुत प्रभावी होती है। दूसरा सवाल देखिए आपका बच्चों का, तो बच्चों के लिए भी देखिए इम्यूनाइजेशन 15 से 18 का तो अभी काफी हद तक हो चुका है। अब 12 से ऊपर वालों की बात चल रही है। और अगर क्योंकि पहले जो ट्रायल हुई एम्स वगैरह या कई जगह, वो 2 साल से ऊपर के सारे बच्चों पर ट्रायल हुई थी कोवैक्सीन की, और वो वैक्सीन जो है उसमें सुरक्षित प्रभावी पाई गई। उस पर भी लगातार जो है डाटा इकट्ठे हो रहे हैं। हो सकता है कुछ समय के बाद उसके ऊपर वाले बच्चों को भी, 2 साल से ऊपर वाले बच्चों को भी वैक्सीनेशन किया जा सके। और जैसे जैसे जब ज्यादा लोगों का वैक्सीन हो जाएगा, जब एडल्ट भी वैक्सीन हो जाएंगे तो सभी लोगों को, चाहे वो बड़े हों या बच्चे हैं, उनमें इन्फेक्शन का रेट कम हो जाएगा। और काफी हद तक जो सीरो सर्वे हम लोगों ने किए उसमें ये देखा गया कि नेचुरल इम्यूनिटी से भी 80-90% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। इसलिए काफी हद तक तो लोग जो है, चाहे वो नेचुरल इन्फेक्शन हो या वैक्सीनेशन है, उससे जो है वो प्रोटेक्टेड हो गए। फिर भी एहतियात रखना बहुत जरूरी है। बच्चे भी जब बाहर जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, तो कोशिश यही होती है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को रखें। वहां पे वो मास्क पहने। बच्चे आपस में जब असेंबली होती है उसको कम से कम रखा जाए। जो उनका बीच का पीरियड होता है जिसमें लंच ब्रेक वगैरह होता है, वो भी अपनी अपनी टेबल पे करें, उसके लिए भी आपस में ना मिलें। अपने हाथों की भी सफाई रखें। जहां तक कपड़ों का सवाल है, देखिए अगर पॉसिबल है तो ये जो कपड़ा बाहर बच्चा आता है उसको एक दिन अलग कर दें, 2 दिन दूसरा पहन लें। ड्रेस का सवाल है तो देखिए ये स्कूल की पॉलिसी जो होती है, सरकार की भी होती है, कोशिश यही होती है कि बच्चे छोटे स्कूलों में एक ड्रेस पहन के जाएं, जिससे सब में यूनिफॉर्मिटी रहती है। जब हायर लेवल की पढ़ाई होती है, जब हमारी यूनिवर्सिटी वगैरह की होती है, तो उसमें तो इतने ड्रेस कोड नहीं होते, और बच्चों के स्कूलों के ड्रेस कोड होते हैं। तो केवल घर की ड्रेस को अलाउ करना है नहीं करना, ये पॉलिसी डिसीजन होते हैं। उसमें तो मेरा कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि बच्चों 2-3 ड्रेस भी है तो उससे काम चल जाए। जी। राजधानी दिल्ली से ही अंकुश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब आपको नमस्कार करता हूँ। मैं पटना से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। जी डॉक्टर सर, मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि सर मेरा ये कुछ अनुभव ये है कि मैं जब से मास्क पहनता हूँ सर, तब से मुझे ये सांस की प्रॉब्लम होना शुरू हो चुका है। मास्क की वजह से मैं हांफना शुरू कर दिया हूँ। तो क्या है कि मतलब अभी वर्तमान समय में जब ये कोरोना काफी कमजोर हो चुका है, तो इस वर्तमान समय बिना मास्क के नहीं जी सकते हैं, या मास्क से तो कब तक आजादी मिलेगा सर?
देखिए, आपकी बिल्कुल जो आपकी फीलिंग है वो स्वाभाविक है कि जब भी हम देखिए चाहे मास्क है या कोई भी, चूंकि नाक और मुंह से हम हवा लेते हैं, अपने सांस लेते हैं, तो जब भी हम नाक मुंह को ढकेंगे, चाहे किसी भी रूप में ढकें, मास्क उसका एक तरीका है, तो उससे हमें चूंकि आदत नहीं होती तो उसमें हमें शुरू में तकलीफ होती है। ज्यादातर लोग देखिए उसमें आदत डाल लेते हैं। अगर आप ये देखिए कि जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो कि आईसीयू में वार्ड कर रहे हैं, वो 8-8, 10-10 घंटे मास्क लगातार पहन के काम करते हैं, उनको भी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे करके उनको आदत पड़ जाती है। दूसरे, एक जनरल ये होता है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमेशा करते रहिए, थोड़ी डीप ब्रीदिंग प्राणायाम ये करेंगे तो थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपकी जो सांस की मसल्स वगैरह है वो और मजबूत होंगी। एक तरीका ये होता है, अगर आप अपने घर में रह रहे हैं या ऐसे वर्क प्लेस में रह रहे हैं जहां पे कोई भीड़ नहीं है, तो आप जरूरी नहीं है कि उस समय मास्क पहने, परंतु आप अनजान व्यक्तियों से मिल रहे हैं या मार्केट में जा रहे हैं तो ये बेहतर है कि अभी मास्क पहने, क्योंकि उससे इन्फेक्शन आप खुद भी बचेंगे और दूसरे को भी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। क्योंकि मास्क के देखिए दो फायदे, अगर किसी को मास्क इन्फेक्शन है और उसने मास्क लगा रखा है तो वो दूसरे को इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने की उसकी क्षमता काफी कम हो जाती है। इसी तरीके से अगर आपने मास्क पहन रखा है, क्योंकि ये जितनी स्टडीज पाई गई है कि अगर एक व्यक्ति को इन्फेक्टेड भी है और उसने मास्क, एक अच्छा मास्क पहन रखा है, और उसके पास कोई व्यक्ति आ जाता है उसने भी मास्क पहन रखा है, तो जो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन रेट है वो 5% से नीचे आ जाता है। जबकि अगर दोनों व्यक्ति मास्क नहीं पहने तो ऑलमोस्ट वो 90% से ज्यादा इन्फेक्शन का रेट होता है। तो इसलिए मास्क की उपयोगिता बहुत ज्यादा है, और जब तक ये वायरस हमारे बीच में खत्म नहीं हो जाता, मैं यही सलाह दूंगा सबको कि मास्क या जितने भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका इस्तेमाल करते हैं। बड़ौद से महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं मालूम करना चाह रहा थी, कुछ लोग बाग जो है लापरवाही शुरू कर दिया उन्होंने, और जो है वे ये नहीं सोचते कि भाई मास्क भी लगाना है या नहीं। उनके लिए कुछ बताने की कृपा करें। देखिए, आप खुद जागरूक हैं और आप खुद महसूस कर रहे हैं कि लोग लापरवाही कर रहे हैं, तो इसी तरीके के आप जैसे जागरूक व्यक्ति ही समाज में ये चीज ला सकते हैं कि भाई ये बहुत जरूरी है। आपके संपर्क में जो भी आते हैं, आपके परिवार के लोग, मित्र लोग, रिश्तेदार लोग, पड़ोसी लोग, सबको आप सलाह दें कि भाई ये बहुत जरूरी है। और इसी तरीके से अगर हमारा समाज जागरूक होगा और सरकारें या जो मीडिया या हम हेल्थ केयर वर्कर ये तो लगातार प्रचार कर ही रहे हैं कि ये सब बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा ये होता है कि क्योंकि बहुत बड़ा देश है और हमारे जो पब्लिक है, हमारे जो नागरिक हैं, उन्हीं को ये फॉलो करना है, तो वो स्वयं जागरूक हो और दूसरे लोगों को भी अच्छी चीजों के लिए प्रेरित करें, तभी हम इस बीमारी से अपना बचाव कर पाए। जी बिल्कुल। हरियाणा के हिसार से राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आनंद जी और डॉक्टर जी। नमस्कार। नमस्ते। हाँ, डॉक्टर साहब ने इस कार्यक्रम में सन 2019 से सेवा दे रहे कोरोना के बारे में, मैं इनको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ डॉक्टर साहब से। हाँ, और मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ जी, हमने यहाँ सुनाएंगे कि पूरी तरह देश में कोरोना चले जाएगा, ये जानना। राजेंद्र जी, अपना सवाल दोबारा पूछिए। शायद वो ये जानना चाह रहे थे कि तमाम सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि इस देश में अब कोरोना की समाप्ति हो गई है या 1-2 महीने में कोरोना समाप्त हो जाएगा, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अब सोशल मीडिया पे तो हर आदमी अपना स्पेकुलेशन करता है और कई बार हमारी सबकी देखिए एक फटीग हो जाती है, क्योंकि पिछले नेचुरली लंबे समय से हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो सभी लोग लगता है थक जाते हैं और एक इच्छा सबके बीच में हो कि ये बीमारी खत्म हो जाए। और जब ये केस कम होते चले जा रहे हैं तो नेचुरली हर आदमी ये कहता है कि शायद ये बीमारी अब खत्म होने की कगार पे या खत्म होने वाली है। तो खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक खत्म नहीं होती तब तक जो हम लोग बार बार सभी लोग कह रहे हैं, साइंटिस्ट कम्युनिटी है जो है कि भाई तब तक आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर अपनाते रहें और अपना टीकाकरण कराएं अगर आप उसके लिए उपयुक्त पाते हैं। तो ये 2 चीजें हैं। बाकी जब वो खत्म होगी बीमारी तो नेचुरली ये बहुत ही
उल्लास का दिन होगा और पूरे हमारे देश के लिए भी और सारे संसार के लिए भी ये सुखद दिन होगा। पंजाब के संगरूर से हमारे साथ जुड़ गए हैं कुलदीप शर्मा जी। कुलदीप जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। जी कुछ लोग कहते हैं ये मास्क ब्रीदिंग में मतलब बैरिकेड का काम करता है, लेकिन मेरे को तो मास्क के बगैर कहीं निकला ही नहीं जाता सर। ये पूछना चाहता हूँ मास्क की एडिक्शन तो नहीं हो, जैसे मैं मास्क के बिना एक खाली खाली सा महसूस करता हूँ। दूसरा, अब मास्क सभी छोड़ चुके हैं और मेरे को हर आदमी टोकता है कि अब तो छोड़ दो। क्या ये साइको डिजीज तो नहीं बन जाएगी कुछ दिन में बार बार टोकने से? नहीं, देखिए अभी आपको ऐसी साइकोलॉजिकल कोई डिजीज बनने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि अभी तो सारी हमारे भारत सरकार की भी गाइडलाइन है और हम सब लोगों की गाइडलाइन है और पूरे विश्व की गाइडलाइन है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसकी भी गाइडलाइन है कि अभी हम मास्क का उपयोग करें। परंतु डेफिनेटली बहुत से जो हमारी लार्ज पॉपुलेशन है उनको लगता है कि केसेज नहीं है और वो नहीं मानते। नेचुरली देखिए, जब आप कोई भी मास्क या मुंह पे कोई चीज लगाते हैं तो आपको थोड़ी सी तो परेशानी महसूस होती है, चाहे वो आपको सांस लेने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो, चाहे लुक में फीलिंग आ रही हो, या आपको लगता है ये नॉर्मल तरीका नहीं है। परंतु जब तक ये बीमारी नहीं चली जाती और जब तक हमारी विश्व स्वास्थ्य संगठन और जितनी भी देशों की स्वास्थ्य संस्था है जब तक ये डिक्लेयर नहीं कर देती कि भाई अब मास्क जरूरी नहीं है, तब तक मास्क लगाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें कि ये मास्क लगाते रहें। कई जगह तो अभी भी देखिए, जो कुछ सरकारें हैं वो मास्क न लगाने पर जुर्माना भी लगाती हैं। अगर सार्वजनिक स्थान पर आप मास्क नहीं लगाएं तो उससे बचें, क्योंकि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो हो सकता है आपको जुर्माना भी देना पड़ जाए। जी हाँ, बिल्कुल। अभी कई हिस्सों में मास्क न लगाने के लिए जुर्माना किया जा रहा है और जब तक सरकार न कहे कि महामारी समाप्त हो गई है या फिर अब मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, तब तक हम सबको ये समझने की जरूरत है कि मास्क ही हमारा सुरक्षा कवच है। कोविड टीका ही इस समय कोरोना से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है, तो कोविड प्रोटोकॉल का तो पालन जरूर करते रहना चाहिए। डॉक्टर वार्ष्णेय, बहुत संक्षेप में आपसे ये भी समझना चाहेंगे चलते चलते कि इस समय जब सभी चीजें खुल गई हैं, 100% क्षमताओं के साथ कार्यालय चल रहे हैं, बसेस चल रही हैं, मेट्रो सेवाएं चल रही हैं, इस समय देशवासी इन कोविड प्रोटोकॉल के अलावा और क्या सावधानी बरत सकते हैं ताकि संक्रमण की संभावनाओं को समाप्त किया जा सके? हाँ, देखिए बिल्कुल ये सुखद है। एक समय में जो पॉजिटिविटी रेट था वो लगभग 24-25% तक पहुंच गया है, जो कि आज देश में 3% के करीब आ गया और अगर हम दिल्ली की बात करें तो 1% से भी नीचे आ गया। तो ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन ये इसी वजह से आया कि हमारा जो है टीकाकरण लगातार बढ़ता चला गया और लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाया। जहां पे जरूरत हुई, सरकारों ने जो है कई जगह नाइट कर्फ्यू, कई जगह वीकेंड कर्फ्यू या और चीजों को भी लगाया और उससे ये संक्रमण रोकने में मदद मिली। तो ये क्योंकि बीमारी देखिए एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे को फैलती है सांस के द्वारा, और जैसा आपने भी बार बार कहा, हम सब लोग भी कह रहे हैं कि जब तक ये बीमारी नहीं जाती कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते रहें। अगर हम सार्वजनिक स्थान पे जाते हैं मास्क जरूर पहने और सुरक्षित दूरी का पालन भी बहुत जरूरी है। करें, अपने हाथों की सफाई करें और अपना टीकाकरण जरूर करवाएं अगर आप उसके योग्य हो। डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि आपसे किसी और विषय पर चर्चा की जा सके। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कोविड नियमों का पालन इस समय भी बेहद जरूरी है। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।